बनने के लिए आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आज हम आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे मार्क हो या बीजी हो या, तो आज हम टैली ERP 9 की बात करेंगे। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने बिजनेस का हिसाब किताब रख सकते हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ का हिसाब किताब रखने के लिए हम टैली ERP 9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैली ERP 9 का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? जैसे मान लो ये कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें मान लो आपने कोई 50 पीस किसी चीज़ के परचेज किए, बाय किया और उसको सेल कर दिया। मान लो 20 रुपये के हिसाब से 50 पीस आपने परचेज किए और उसको सेल कर दिया, तो आपको ये हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं है। ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपका हिसाब किताब करेगा। मतलब आप गुना भाग जोड़ घटाव आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ आपने इतनी एंट्री टाइप करनी है, मैंने 20 रुपये के हिसाब से 50 पीस परचेज किए और 25 रुपये के हिसाब से 50 पीस मैंने सेल किए। मतलब 20 रुपीज़ में मैंने बाय किया और 25 मैंने सेल कर दिया। इतनी आपने सिर्फ एंट्री करनी है। महीने के लास्ट वाले दिन जैसे भी आप चेक करोगे तो आपको पूरा हिसाब किताब मिल जाएगा। अभी आपके अब स्टॉक में कितने पीस बचे, आपने क्या रेट में बाय किया, क्या रेट में सेल किया, आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आपको 10-10 पैसे का 10 पैसे का भी हिसाब मिल जाएगा। आपका लाइट पानी का खर्चा क्या हुआ जी, ऑटोमेटिक सब कुछ मैनेज करेगा। आपको बस एक बेसिक एंट्री करनी है। मान लो आपका लाइट का बिल 20,000 पे आया, आपने बस एंट्री करनी है, मैंने 20,000 का लाइट का बिल, और कुछ नहीं करना। महीने वाले दिन आप महीने के लास्ट में या साल के ईयर में आप चेक करोगे, प्रॉफिट लॉस का हिसाब तो जी ऑटोमेटिक सब कुछ बना के देगा। मतलब आपको केवल 20% काम करना है और 80% काम ये खुद से करके देगा। तो टैली अकाउंट में हिसाब किताब रखना बहुत ही ईजी है, इसलिए हम आज से आपको टैली अकाउंट सिखाएंगे। अकाउंट सीखने के बाद आप किसी भी शॉप पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसी भी बिजनेस में, मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, वहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। खुद का बिजनेस स्टार्टअप भी करते हो तो आपको हिसाब किताब रखने में बहुत ज़्यादा आसानी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज हम आपको टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सिखाएंगे फर्स्ट पार्ट में, और इसके आगे आपको कंप्लीट ए से लेकर जेड तक कंप्लीट फुल कोर्स आपको टैली का सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या सर्च करेंगे, गूगल क्रोम में आपने सर्च करना है टैली ERP 9 डाउनलोड। तो आपको पहली वेबसाइट आएगी टैली ERP 9 की, टैली प्राइम। इस पर क्लिक करोगे तो ये हम टैली की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आपने लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो और ओल्ड वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें नीचे आओगे स्क्रॉल करके, यहाँ से ओल्ड वर्जन डाउनलोड, तो यहाँ से आप ओल्ड वर्जन टैली के अब तक जितने भी वर्जन आए सभी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देख सकते हो आप टैली के अब तक के जितने भी वर्जन हैं 2021, 2016, 24, 25 से आपको टोटल वर्जन यहाँ से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। 2017 के, 2016 के, मतलब 8 से लेकर जेड तक आप तक के टैली के जितने भी एडवांस वर्जन आए हैं, जैसे मान लो आप 2015 के समथिंग आप कोई वर्जन डाउनलोड करेंगे, उसमें GST का फीचर नहीं था। आपको सभी को पता है GST 2016 के बाद में आया है। जैसे आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करोगे तो उसमें GST का फीचर भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम लेटेस्ट वर्जन है वो उसको डाउनलोड कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप 2024 में सितंबर के बाद में आपका ना टैली का लेटेस्ट वर्जन आया है, इसको आज हम डाउनलोड करेंगे। 2 दिसंबर 2024 को टैली का लास्ट वाला अपडेट वर्जन है, हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो सिलेक्ट किया और डाउनलोड पर क्लिक किया तो देख सकते हो जो हमारा टैली का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो मेरे सिस्टम में पहले से डाउनलोड है, इसलिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह की एक सेटअप फाइल मिलेगी। जैसे इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो आपका टैली ERP 9 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। तो मेरे पास से पहले ही डाउनलोड है और इंस्टॉल कर चुका है मैंने। बस डबल क्लिक, बहुत ईजी है। आप डबल क्लिक करोगे 2-3 परमिशन ही मांगेगा, आप जैसे करते जाओगे नेक्स्ट, तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा डीपली नहीं था, इसलिए मैं इस पर आगे आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा। आप इजीली कर सकते हो इसको इंस्टॉल। तो हम टैली को ओपन कर लेते हैं। हमने इंस्टॉल कर चुके हैं, ये देख सकते हो। जैसे ही आप टैली को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी।
अगर आप मान लो इसको बाय करते हो तो ये लाइसेंस वर्जन है, इसमें आपको टैली बाय कर सकते हो। टैली मैंने पहले बाय किया था, उस समय टैली का प्राइस लमसम 12,000 के समथिंग था। आज आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, 12 से 18,000 के बीच में लमसम आपका पेड वर्जन इसका है। उस हिसाब से आप लाइसेंस की इसकी एक्टिवेट कर सकते हो। तो अब हम सीखना चाहते हैं, तो इसलिए हम एजुकेशन मोड में टैली को शुरू करेंगे। एजुकेशन मोड में हम सीखने के लिए टैली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास पेड वर्जन नहीं होना, इसलिए हम एजुकेशन मोड से ही स्टार्ट करेंगे। तो हम एजुकेशन मोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन मोड में क्लिक किया, नेक्स्ट, तो देख सकते हो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। अगर फर्स्ट टाइम आप टैली को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करोगे तो यहाँ से सिलेक्ट कंपनी, तो आप फर्स्ट टाइम में इंस्टॉल किए, इसलिए सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी करेंगे, मतलब अपनी कंपनी बनाएंगे। तो ये क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, जहाँ से आप अपनी नई कंपनी बनाएंगे, मतलब नई फर्म का खाता इसमें क्रिएट करेंगे। तो इसको हमने शुरू किया। सबसे पहले लोकेशन, कि किस लोकेशन पर आप अपने डाटा को सेव करना चाहते हैं, जो भी टैली में एंट्रियाँ करोगे वो किस लोकेशन से सेव करना चाहते हो, तो आप यहाँ से लोकेशन दे सकते हो। या फिर आप डिस पीसी में जाओगे, अपनी लोकेशन सेट करोगे, उसका वो यूआरएल है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, उस लोकेशन में आपकी ये टैली का जो डाटाबेस है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद हम सबसे पहले कंपनी बनाएंगे। कंपनी का नाम रखेंगे हम EI कोड स्टूडियो, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। मैं एक बार वही फिल करूँगा, EI यहाँ से आपने अपनी कंपनी का नाम दे देना है। नेक्स्ट, इसके हम नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे। एड्रेस, एड्रेस कंपनी का एड्रेस आपने दे देना है, आप किस लोकेशन से आपका ऑफिस है या फिर आप किस लोकेशन से आपकी शॉप है, आपका बिजनेस है। तो एड्रेस में हम देंगे राजस्थान। आप अपने ज़िले का, डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का नाम भी भर सकते हो, मैंने वैसे एक बार राजस्थान भर दिया। इसके बाद नेक्स्ट करोगे तो आपके पास एक खाली कॉलम आएगा। अगर इसमें कुछ फिल करोगे फिर से एक खाली कॉलम आएगा। मान लो इसमें मैंने फिल कर दिया, फिर से खाली कॉलम आया, फिर से फिल कर दिया, फिर से खाली कॉलम आया। उतनी बार खाली कॉलम आएगा जितनी बार आप इसमें फिल करते रहोगे। मान लो इसमें, मान लो राजस्थान के बाद मैं कुछ फिल नहीं करता, खाली कॉलम के बाद मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये नेक्स्ट चला जाएगा आगे। अगर खाली कॉलम के बाद आप उसमें कुछ फिल कर दोगे तो वहीं पर नेक्स्ट कॉलम आपको खाली मिल जाएगा। अगर आप बिना कुछ फिल किए खाली कॉलम के बाद नेक्स्ट करोगे तो वो अगले स्टेप पर चला जाएगा। तो इसमें अपने को कंट्री मांग रहे हैं, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। तो ऑफिशियली बात है, आप भी इंडिया से हो, मैं भी इंडिया से हूँ। स्टेट राजस्थान से हूँ मैं, राजस्थान सर्च करेंगे। पिन कोड अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, 6 डिजिट का जो आधार कार्ड के पीछे दिया होता है, पोस्ट ऑफिस का पिन कोड। तो आप एड्रेस में पिन कोड दे सकते हो। मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर है तो दो, नहीं तो आपको नेक्स्ट चलो। मोबाइल नंबर आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, तो मैं भी अपने हिसाब से रैंडमली एक नंबर टाइप कर देता हूँ। नेक्स्ट, ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, अपने को ईमेल का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वेबसाइट आपकी कोई है तो उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, उसका यूआरएल। तो हमें वेबसाइट की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये फाइनेंस ईयर, फाइनेंस ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल मान लो आप 2025 चल रहा है, तो इस साल का फाइनेंस ईयर 1 अप्रैल 2025 से शुरू होएगा और 31 मार्च 2026 पर इसका एंडिंग होएगा। मतलब हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हम चलें तो 1 अप्रैल 2025 से हमारा नया साल शुरू होता है और 31 मार्च 2026 में ये नया साल हमारा एंडिंग हो जाएगा। तो 1 साल का यहाँ पे हिसाब रखा जाता है टैली अकाउंट में। तो यहाँ पे ये पेड वर्जन नहीं है, ये आप एजुकेशन मोड में इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए एजुकेशन मोड में केवल आप 1 अप्रैल या 1 मई या 1 जून आप 1 तारीख ही फिल कर सकते हो। यही फ़र्क है एजुकेशन मोड और लाइसेंस की में। लाइसेंस लेने के बाद आप कोई भी तारीख फिल कर सकते हो, जैसे 5 मई, 20 मई, 25 मई, जून, जुलाई, 25 जुलाई, 25 अगस्त, सितंबर, 20 सितंबर, 15 सितंबर। पर लाइसेंस की में केवल आप 1 तारीख ही सिलेक्ट कर सकते हो, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। मतलब इसमें कोई और डेट फिल नहीं कर सकते एजुकेशन मोड में। लाइसेंस मोड में आप सभी डेट चुन सकते हो, यही इसमें डिफरेंस है। मतलब एक तरह का एक सिक्योरिटी पासवर्ड लगा हुआ है। तो इसके बाद आपका पासवर्ड मांग रहा है,
मतलब आपको अकाउंट को कोई डाटाबेस को कोई और एक्सेस ना करे, आपके बिजनेस में जो भी आपकी एंट्री है, उधारी है, नकदी है, उसको कोई और एक्सेस ना कर सके। तो जहाँ पे हम पासवर्ड देंगे, तो पासवर्ड मैंने कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ से 1 से 6 तक काउंटिंग टाइप कर दी है। नेक्स्ट री एंटर पासवर्ड, इसमें भी हम 1 से 6 तक भरेंगे। नेक्स्ट सिक्योरिटी, बस इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूछ रहे हैं आपसे भी आप रुपये में बिज़नेस करते हो, डॉलर में करते हो, भी आपके कंट्री की मुद्रा कौन सी है। तो अपनी कंट्री की मुद्रा रुपया है, इसलिए हम रुपया सर्च करेंगे। INR, इंडियन रुपीज़ को INR सर्च करें, फिल करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये अभी कंपलसरी नहीं है, इसके बारे में फिर कभी बताऊँगा। पैसा सर्च किया हमने, नेक्स्ट जैस कर दिया। तो आपके काउंटिंग और टाइपिंग, इसके बाद कंट्री क्रिएट हो रही है, आपकी कंट्री क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद ये पासवर्ड मांग रहा है जो अभी हमने फिल किया था, सिक्योरिटी पासवर्ड। तो हमने ये वही 1 से 6 लगाकर इसको ओपन कर दिया। तो ये देख सकते हो हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक कंपनी का जहाँ पे आपको ना शो होएगा। जैसे मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा है AI कोडिंग स्टूडियो। ये यहाँ पे आपके कैलेंडर के हिसाब से जो भी आपकी तारीख है वो आज की डेट शो होएगी इस कैलेंडर के हिसाब से। तो मेरे ने वैसे सेट नहीं की हुई, 1 अप्रैल से काउंटिंग शुरू हुई है। तो हमारा फर्स्ट डे, जैसे आप इसके बाद एंट्रियाँ करोगे तो आपकी डेट अपने आप आगे काउंट चलती रहेगी। तो फर्स्ट टाइम आए हो, इसलिए अगर आपने 1 से अधिक खाते बनाया तो आप सिलेक्ट कंपनी भी कर सकते हो। मान लो आपकी 2, 3, 5 या 10 फर्में हैं तो सिलेक्ट कंपनी करेंगे। तो हमारी एक ही फर्म है जो हमने अभी क्रिएट की है, तो हमारी ये फर्म चल रही है। क्रिएट कंपनी आप समझी गए, नई कंपनी बनाना। छठ कंपनी का मतलब अगर आपकी इस कंपनी जो आपकी ओपन है अभी, ये अपनी AI कोडिंग स्टूडियो वाली हमारी कंपनी ओपन है, अगर इसको बंद करना चाहते हैं तो हम छठ कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये कंपनी हमारी क्लोज हो जाएगी। अगर मान लो आप अकाउंटिंग में इसमें बैक जाना चाहते हो, बैक जाने के लिए हम इस बटन का इस्तेमाल करेंगे, देख सकते हो। ESC, अगर मान लो आपने टैली में आपने बैक जाना चाहते हो तो हमें इस बटन का इस्तेमाल करेंगे। बैक जाने के लिए हमें इस बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये आपके कीबोर्ड पर सबसे शुरू में मिलेगा। बताता हूँ मैं, यहाँ पे जैसे आप कीबोर्ड देखोगे इसमें सबसे ऊपर कॉर्नर पर आपको ये बटन देखने को मिलेगा ESC नाम से, ये देख सकते हो। इस बटन की मदद से हम टैली से बैक स्पेस, मतलब आप पीछे जाना चाहते हो, मान लो पिछले पेज पर जाना चाहते हो तो इस बटन का हम इस्तेमाल करेंगे, देख सकते हो। अगर मान लो इसके अंदर जाना चाहते हो, मान लो इस बटन के इंटर से हम आगे जाएंगे, बैक जाना है तो हम ECS नाम से जो बटन है उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर वापस जाना है कट करने के लिए जैस, ये देख सकते हो हम टैली से अपने बाहर चले गए हैं, बिल्कुल टैली शट कर दिया है हमने, देख सकते हो हमारी टैली शट हो चुकी है। इससे ओपन करेंगे, देख सकते हो हम अपनी टैली में ओपन होके। इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रेडिट डेबिट की एंट्री करना सिखाएंगे। लेजर क्या होता है, लेजर बनाना और लेजर क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमारे चैनल से जुड़ें। इस वीडियो में आपको A से लेकर Z तक कंप्लीट आपको टैली का कोर्स सिखाया जाएगा। शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ रहे। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको लेजर बनाना सिखाएंगे। लेजर क्या होता है, जैसे पुराने ज़माने में बनिया होता था, वो सभी का एक खाता बनाता है। जिनसे माल खरीदता है उनका भी एक खाता बनाता है, जिनको माल सेल करता है उनका भी एक खाता। जैसे मान लो हम किसी से माल खरीद रहे हैं तो उसका खाता हम इसमें लगाएंगे, मतलब इसमें यहाँ पे नाम लिख के उस पर्सन का यहाँ पे उसका हिसाब किताब रखेंगे। किसी को सामान बेच रहे हैं उनका भी खाता लगाएंगे। मान लो कोई लाइट पानी बिजली का अदर कोई खर्चा हो रहा है तो खर्चों का भी हम अलग से एक खाता हिसाब बनाने के लिए अदर एंट्री करेंगे। इसमें जो भी खर्चों की एंट्री होएगी, मतलब सभी का हम हिसाब किताब रखने के लिए उसको एक खाता बनाएंगे। उस खाते को ही लेजर कहते हैं।
तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में, लेजर क्रिएट, लेजर क्रिएट मतलब बनाना। इसमें हम सभी का खाता बनाएंगे, जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं उनका भी, जिनको हम माल बेच रहे हैं उनका भी, जो मान लो कि अदर सोर्स में कोई अदर खर्चे हो रहे हैं जैसे लाइट पानी रेंट वगैरह, उनका भी एक खाता बनाएंगे। जो गले का कैश है उसका भी एक खाता बनाएंगे, जो मालिक है उसका भी एक खाता बनाएंगे, जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेगा, मतलब सभी का एक एक खाता बनेगा लेजर में। तो इसलिए हम इसको कहेंगे क्रिएट लेजर। इसकी एंट्री किस में होएगी, बैक में करके मैं फिर से दिखा देता हूँ। बैक जाने के लिए ESC कीबोर्ड पर एक बटन है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट इन्फो में जाएंगे, इसके बाद लेजर में क्रिएट लेजर। हाँ, क्रेडिट डेबिट बता दूं कि क्रेडिट डेबिट क्या होता है। ज़्यादातर इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कौन लेनदार है कौन देनदार है। तो सिंपल शब्दों में, अगर हमारे पास कुछ आ रहा है वो तो है क्रेडिट, अगर हमारे पास से कुछ जा रहा है वो है डेबिट। जैसे मान लो किसी से कुछ पैसे आते हैं तो क्रेडिट, अगर किसी से कोई सामान खरीदते हैं तो क्रेडिट, प्यार मोहब्बत आ रहा है तो क्रेडिट। अगर कुछ जा रहा है वो है डेबिट, अगर पैसे जा रहे हैं तो डेबिट, कोई सामान बेच रहे हैं तो डेबिट। कुछ आता है उसकी एंट्री हम क्रेडिट में करेंगे, कुछ जाता है तो उसकी एंट्री हम डेबिट में करेंगे। सिंपल शब्दों में इतना याद रखो। जैसे मान लो राजेश लाल से हम माल खरीद रहे हैं, तो इससे हम खरीद रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, क्रेडिट। CR पा देना थोड़ी पहचान के लिए, अपने CR लिख दिया। इसकी एंट्री करेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर में। क्रेडिट मतलब किसी से हम आता है, हमारे पास माल आता है सामान आता है कुछ भी है, तो उनको हम क्रेडिट बोलते हैं। तो आज हम क्रेडिट का अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले क्रेडिट, इससे हम सामान खरीदते हैं। एड्रेस लिख देते हैं, मान लो मैं दिल्ली से खरीद रहा हूँ, दिल्ली लिख दिया मैंने, स्टेट दिल्ली आ गया, पिन कोड 6 डिजिट का आधार कार्ड के बैक साइड लिखा होता है पिन कोड, जहाँ आप इंटरनेट से सर्च कर लेना। एरिया पिन कोड पोस्ट ऑफिस का होता है पिन कोड। मान लो इसके अलावा आप किसी से भी माल खरीदते हो, मान लो मोहित, CR पा दो, पहचान के लिए पता चल जाए अपने को क्रेडिट है। बाद में आवश्यकता नहीं है, स्टार्टिंग में आप फर्स्ट टाइम एंट्री करते हो ना, इसकी एंट्री किस में करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर में। इसको भी हम जयपुर लिख देते हैं, जयपुर राजस्थान। पिन कोड है तो ठीक है, नहीं तो कंट्री। नीचे आप पेन कार्ड नंबर भी लिख सकते हो, कोई GST नंबर है उस GST नंबर भी लिख सकते हो। अगर जिनसे हम माल बाई करते हैं उनके पास कोई GST नंबर है, पेन कार्ड नंबर है तो वो आप लिख सकते हो। एक बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मालिक का खाता होता है, जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है उस मालिक का खाता भी हम बनाएंगे, तो उसकी एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे। मान लो ये मेरे चैनल है इसलिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ये कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री, मतलब इसका अकाउंट मैं पहले से ही बना चुका हूँ, तो वैसे ही आपको बता देता हूँ। इसकी एंट्री हम कुछ और नाम लिख देता हूँ, इस नाम से मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो ये बता रहा है डुप्लीकेट एंट्री, मतलब पहले से इस नाम से एंट्री है। तो मुकेश, सीधा मुकेश लिखता हूँ, मुकेश अग्रवाल नाम से एंट्री है, तो मैंने क्या लिखी, इसकी एंट्री करेंगे हम कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में एक कंपनी के एक से अधिक मालिक भी हो सकते हैं। एक कंपनी के 1 2 3 4 5 10 कितने भी मालिक हो सकते हैं। वैसे ज़्यादातर मालिक एक ही होते हैं एक छोटे से बिजनेस का। तो इसका हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बना दिया, पहले मेरा बना हुआ है इसलिए मैं इसकी एंट्री नहीं करूँगा। तो ऐसे करके आप कैपिटल अकाउंट सेव कर सकते हो सभी का। तो ज़्यादातर कैपिटल एक अकाउंट केवल मालिक का बनता है, बाकी क्रेडिट डेबिट में आप मल्टीपल एंट्रियां कर सकते हो, कितनी भी 10-20 जिनसे भी आप माल खरीदते हैं उनकी सन्ड्री क्रेडिटर में, जिनको माल सेल करते हैं उसकी एंट्री सन्ड्री डेबिटर में करेंगे। इसके बाद की एंट्री मैं आपको कल बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, आपका दिन शुभ रहे। हेलो दोस्तों, कल की वीडियो में आपने क्रेडिट और डेबिट की एंट्री करना सीखा था, साथ में आपने कैपिटल अकाउंट की एंट्री करना सीखा था। आज की वीडियो में आपको बैंक अकाउंट की एंट्री करना सिखाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट इन्फो में जाएंगे हम, लेजर में क्रिएट लेजर। इनमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्रिएट मतलब बनाना, अगर कोई नया लेजर बनाना चाहते हो तो आप क्रिएट लेजर में जाएंगे। डिस्प्ले में अगर कोई पहले से लेजर बना हुआ है उसको देखना चाहते हो तो डिस्प्ले में हम देखेंगे लेजर को। एल्टर में हम अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो
डिस्प्ले में केवल देख सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते। एल्टर में हम उसमें चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले जो कल के लेजर बनाए उसको हम देखेंगे। तो डिस्प्ले में जाएंगे, हम एंटर प्रेस किया, देख सकते हो जो हमने कल लेजर बनाए थे क्रेडिट डेबिट के, वो शो हो रही है। कैश का लेजर हमें ऑलरेडी बना हुआ मिल रहा है। कैश का लेजर देखो कैश एंड हैंड में बनता है। कैश अकाउंट जो आपका गल्ला होता है, जो हम कैश में कुछ सामान बेचते हैं, उसकी एंट्री हम कैश एंड हैंड में करेंगे। तो इसका लेजर ऑलरेडी हमें बना हुआ मिल गया, देख सकते हो। इसके अलावा जो भी हमने लेजर बनाया है, जे अग्रवाल नाम से, मुकेश अग्रवाल नाम से मैंने कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाया है। अगर मान लो इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो देख सकते हो आप, इसमें मैं चेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने डिस्प्ले खोला देखने के लिए। अगर मैं उसमें चेंजेस करना चाहता हूँ तो एल्टर में जाऊँगा, फिर मान लो मैंने इस लेजर में आपने कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, मान लो एंट्री कुछ छोड़ करना चाहता हूँ, इसके अलावा कोई एड्रेस लिखना चाहता हूँ तो मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बैंक अकाउंट की एंट्री करना सीखेंगे, तो इसलिए हम क्रेडिट लेजर पर जाएंगे, इसमें बैंक का नाम लिखेंगे। तो जैसे मान लो मेरा AI स्टूडियो नाम से फर्म का अकाउंट है, स्टूडियो अकाउंट, ये हमारा बैंक अकाउंट है, SBI बैंक है मान लो। तो इसमें बैंक का नाम लिख दिया हमने SBI। इसके अलावा इसकी एंट्री हम बैंक अकाउंट में करेंगे। डेट चुन सकते हो आप अपने हिसाब से, साल ईयर जो भी है। तो मैं अभी इसमें कुछ नहीं चुनूँगा। एड्रेस में आपने मान लो राजस्थान लिख दिया, राजस्थान स्टेट लिख सकते हो आप अपनी। पिन कोड मान लो पिन कोड आपने लिख दिया। अकाउंट ब्रांच का, ब्रांच आपकी कहाँ पे है, उसका कोई IFSC कोड है। अकाउंट नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो, मान लो मेरा अकाउंट नंबर मैंने रैंडमली वैसे ही टाइप कर दिया। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच कोड, इसमें आप सारा फिल करके बैंक का लेजर बना सकते हो। बैंक की एंट्री बैंक अकाउंट में होएगी, इस लेजर की एंट्री। इस तरीके से आप वन बाई वन करके सभी का लेजर बना सकते हो। मान लो मैंने अपना एक दूसरा लेजर बना देता हूँ AI स्टूडियो नाम से। ये मेरा मान लो फर्म का करेंट अकाउंट खुला हुआ है फर्म के नाम से, तो AI स्टूडियो इसका लेजर बनाएंगे हम। AI स्टूडियो मान लीजिए PNB बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक का मान लो अकाउंट है मेरा, इसमें PNB लिख देंगे साथ में। तो इसमें वन बाई वन, जैसे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस में दो तरह के, इसमें इनकम एक्सपेंसेस, हाँ जी ये देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब इसमें दो तरह की एंट्री होती है। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस में हम खर्चों की एंट्री करते हैं, जो भी हमारे खर्चे होते हैं। जैसे मान लो आप कुछ सामान खरीदते हो, कुछ बाई करते हो, तो उसमें आपका ट्रांसपोर्ट का किराया वगैरह भी लगता है, जो आप कस्टमर से डायरेक्ट ले सकते हो, उसकी एंट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस में होएगी। अगर मान लो कि मशीन है आपने जो बिजनेस में यूज हो रही है, वो ख़राब हो जाती है, उसकी रिपेयरिंग का खर्चा आता है, उसकी एंट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होएगी। एक्सपेंसेस में हम खर्चों का हिसाब रखते हैं। एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, एसेट्स की एंट्री भी कर सकते हो आप। इनकम की, परचेज सेल का लेजर बना सकते हो। इस तरह आप वन बाई वन करके सभी का लेजर बनाएंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल की वीडियो में आपको स्टॉक जैसे मान लो आपने कुछ भी परचेज किया है, बाई की है, उसको सेल करते हैं, तो आपने जो स्टॉक होता है स्टॉक की एंट्री करना सिखाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। प्रीवियस वीडियो में आपने क्रेडिट, डेबिट और बैंक अकाउंट का लेजर बनाना सीखा था। इस वीडियो में आपको परचेज और सेल का लेजर बनाना सिखाएंगे। इसके बाद आपको स्टॉक का लेजर बनाना सिखाएंगे, स्टॉक का हिसाब रखना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंट इन्फो में आएंगे, लेजर में आएंगे, क्रेडिट लेजर। इनका तीनों का बटन मैं बता चुका हूँ पहले ही, फिर से बता देता हूँ। क्रेडिट लेजर में नया लेजर बनाते हैं, डिस्प्ले में हम बने हुए लेजर को देख सकते हैं, जो भी हमने अब तक के लेजर बनाए हैं। एल्टर में हम इसको लेजर को बने हुए को चेंज कर सकते हैं। निचले भी ऑप्शन बता दूं, नीचे मल्टीपल लेजर का ऑप्शन है। जैसे ही हम क्रिएट लेजर में जाएंगे, यहाँ से हम मल्टीपल लेजर एक साथ क्रिएट कर सकते हो। डिस्प्ले में एक साथ बने हुए लेजर को देख सकते हो, मल्टीपल को। एल्टर में आप एक साथ सभी लेजर को चेंज कर सकते हो। तो हम वन बाई वन पर करके बनाएंगे, इसलिए हम क्रिएट लेजर में जाएंगे। आज हम सेल का लेजर बनाएंगे, सेल अकाउंट। नेक्स्ट सेल अकाउंट में एंट्री करेंगे, सेल्स अकाउंट, सेल्स लिख दो।
सेल्स अकाउंट, जो हमारा लेजर बन चुका है। इसके बाद हम परचेज अकाउंट का लेजर बनाएंगे। इसकी एंट्री हम परचेज अकाउंट में करेंगे। परचेज, यस, ये हमारा दूसरा लेजर भी क्रिएट हो चुका है। परचेज लेजर, सेल लेजर। इसके बाद हम स्टॉक का लेजर बनाएंगे। इसकी एंट्री हम स्टॉक अकाउंट में करेंगे। स्टॉक इन हैंड, इसमें जो सभी लेजर दी हुई है आपको सभी का 1 बाय 1 करके लेजर बनाने हैं। जैसे स्टॉक का लेजर भी बनेगा, इसकी एंट्री स्टॉक एंड हैंड में होएगी। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस, आपको कल भी बताया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट में हम वो खर्चे लिखेंगे जिससे हम, जैसे मान लो कि सामान परचेज करते हैं, उसमें हम डायरेक्ट उसका खर्चा ऐड कर देते हैं। कोई सामान बाय किया, उसमें ट्रांसपोर्ट का जो रेडी भाड़ा लगा वो हम डायरेक्ट कस्टमर से ले सकते हैं, उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे मान लो कोई रिपेयरिंग का खर्चा है, कोई टूट फूट है या कुछ एक्स्ट्रा है, उसकी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एंट्री करेंगे। इसके अलावा लोन, लायबिलिटी, लोन का भी बनाएंगे हम अकाउंट, स्टॉक का, सेल्स का, सभी का अकाउंट बनाने हैं आपने 1 बाय 1 करके। एसेट्स का बनाएंगे। एसेट्स मतलब संपत्ति, जो आपने जो स्थायी संपत्ति होती है, जैसे फर्नीचर हो गया, काउंटर हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, जो मतलब जिसको हम खरीदा बेचा नहीं जा सकता, जहाँ कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री उनमें मशीनें लगी हुई है, उसका लेजर भी बनेगा। उसकी एंट्री स्टॉक में आएगी। तो किसकी एंट्री किस में आएगी ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको एक बारी नोट्स को रीड करना पड़ेगा। नोट्स की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जिससे आप नोट्स की पीडीएफ को रीड कर सकते हो। इसमें आपको जितनी भी एंट्री है सभी का 1 बाय 1 करके आपको डिटेल में मिल जाएगी, किसकी एंट्री किस में करनी है। तो आप सभी एंट्रियाँ 1 बाय 1 करके सभी का लेजर बनाना है आपने। जितने भी इसमें दिए हुए हैं 28 तरह के लेजर होते हैं, इसके आपने सभी के लेजर बनाने हैं। तो फिलहाल हम इसकी स्टॉक की एंट्री कर लेते हैं। स्टॉक एंड हैंड में स्टॉक की एंट्री कर ली है। इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके सभी का लेजर बनाएंगे। क्रेडिट का, डेबिट का, सेल्स का, परचेज का, बैंक अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का, स्टॉक का, सभी का लेजर बनेगा। तो एक बार हम पीडीएफ की तरफ जाते हैं, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होएगी। इस पीडीएफ को एक बार अच्छे से रीड कर लेना। इस पीडीएफ में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि किसका लेजर क्यों, कैसे, किस चीज़ में बनाना है आपने। एक बार आप इस पीडीएफ को रीड कर लेना। जैसे लेजर एक बुक होती है जिसके अंतर्गत टैली में सभी अकाउंट खाते बनाए जाते हैं। ये तो आप समझ ही गए। अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट। इसे मैंने विस्तार से दिया हुआ है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इसके अंतर्गत हम सभी व्यक्ति, फर्म, सोसाइटी, बैंक, कंपनी के कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। जैसे कोई, मैंने आपको पहले ही बताया था, मालिक का खाता होता है, पर्सनल अकाउंट में खोलेंगे ये सभी अकाउंट। जैसे मान लो कि ट्रस्ट के नाम से अकाउंट खोलना है, जो कोई ट्रस्ट के फर्म का अकाउंट खोलेगा, कोई कंपनी का खोलना है, कोई बैंक का खोलना है, तो ये सारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे कैपिटल अकाउंट सभी। अब बात करें रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में सभी गुड्स एंड एक्स्ट्रा के खाते शामिल होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, पेन, कॉपी, ऑयल, शॉप, ईट्स आदि।
अब ये गुड्स एंड एसेट्स क्या होता है? एसेट्स जैसे आपको बताया था संपत्ति होती है, जैसे कोई मेज कुर्सी जो स्थायी संपत्ति होती है उसको हम एसेट्स कहते हैं। गुड्स गुड्स मतलब सर्विस, जैसे आपने मान लो स्टेशनरी की शॉप है, कॉपी पेन पेंसिल ये सभी गुड्स के अंदर आएगा। कोई किराने की शॉप है, चाय चीनी ये सब कुछ गुड्स के अंदर आएगा। मान लो कोई मॉल है, मॉल के अंदर काफ़ी सारी वैरायटी है जिसको हम परचेज सेल करते हैं ना। कोई सब्जी की दुकान मान लो, कोई सब्जी सेल कर रहा है, टमाटर प्याज भिंडी तोरियाँ मिर्ची ये सभी गुड्स के अंदर आएगी। और जो एसेट्स होता है, एसेट्स स्थायी संपत्ति जिसको हम खरीद बेच नहीं करते, एक बार हम बिजनेस के लिए ले आके रखते हैं, जैसे काउंटर मेज कुर्सी। इसके अलावा कोई मान लो मशीन है आपके बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली, प्रिंटिंग मशीन आ गई, इस तरह की किसी प्रकार की मशीन है, ये सभी एसेट्स में आएगी। गुड्स में प्रोडक्ट आएंगे, एसेट्स में मतलब स्थायी संपत्ति आएगी। जैसे जी इस शॉप में आप देख सकती हो जो फर्नीचर लगा हुआ है, फर्नीचर सारा एसेट्स में आएगा। गुड्स एंड एड्स, गुड्स में मतलब जो भी आपकी आइटमें हैं, जैसे कोई सब्जी है, कुछ भी मान लो आप, कोई किराने का सामान है, कोई स्टेशनरी शॉप है, कोई कॉस्मेटिक की शॉप है, वो सारा गुड्स में आएगा। उसकी एंट्री हम गुड्स में करेंगे। स्टॉक मतलब उसी को स्टॉक हम परचेज और सेल करेंगे। नॉमिनल अकाउंट, जितने भी आया के खर्चे के खाते होते हैं वो सभी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि सेल अकाउंट, लाइट बिल, रेंट, एडवर्टाइजमेंट आदि। जैसे मान लो आपने किसी को कोई चीज़ सेल की तो उससे आपकी इनकम आई, और इनकम की एंट्री किस में करेंगे? हम सेल अकाउंट में करेंगे। मतलब कहीं से भी अपने को इनकम आ रही है उसकी एंट्री सेल अकाउंट में की जाएगी। इसके अलावा जैसे कोई लाइट पानी बिजली, जब मैंने आपको बताया कोई चीज़ का कोई खर्चा आता है, किसी प्रकार का कोई खर्चा आता है, लाइट पानी बिजली का, रेंट का, शॉप का किराया, गोदाम का किराया, इस तरीके की एंट्री हम इस तरह के जो खाते होते हैं उसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अकाउंट आपको बताया था ना 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। तो इन तरह के इन जो खाते खोल लेंगे इसके अंतर्गत, उन सभी खातों को हम नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। ग्रुप क्या होता है? जैसे मान लो ग्रुप नाम से पता चल रहा है एक समूह होता है। जैसे मान लो लाइट पानी का जो भी बिल है, जैसे लाइट का या शॉप का रेंट, जिस सभी प्रकार के बिल होते हैं उसका हम एक ग्रुप बना लेंगे। इस तरीके से हम सभी चीज़ों का ग्रुप बनाकर काम करेंगे। तो टैली में 28 प्रकार के ग्रुप होते हैं। जैसे हम ग्रुप बनाएंगे तो उसमें एंट्री ढूंढनी आसान हो जाती है। मान लो एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में आपने एक तरह की सभी एंट्री कर दी, आपने एंट्री की पहचान करानी है तो 1 मिनट में आप ग्रुप के नाम से उस एंट्री की पहचान कर सकते हो। ग्रुप से काम ईजी हो जाता है। तो टैली में 28 प्रकार के ग्रुप होते हैं, वो आगे हम विस्तार से समझेंगे कौन से ग्रुप होते हैं, किसकी एंट्री किस में करेंगे। गुड्स का मतलब होता है माल, सामान को हम गुड्स कहते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गुड्स हम जो भी मान लो जी इस शॉप में जो भी सामान है उसको हम गुड्स कहेंगे। बिजनेस में जो भी दैनिक रूप में खरीदे और बेचे जाता है उसे गुड्स कहा जाता है, जहाँ माल या फिर आप सामान भी कह सकते हो। तो जो भी जितनी भी आइटम है, मान लो आपका एक बड़ा सारा मॉल है, मॉल में जितनी भी प्रकार की आइटमें हैं वो सभी गुड्स है जो हम बेचने के लिए लेकर आते हैं, जो हम परचेज करते हैं और उसको सेल करने के लिए जो भी हम आइटम लेके आते हैं उस सभी को गुड्स कहते हैं। स्टॉक, मान लो आपके दिन के 10 से 15 पीस सेल होते हैं किसी आइटम के, तो आपको जो मतलब 500-700 पीस आपने मंगा के रख रखे हैं तो उस सभी को हम स्टॉक कहेंगे। स्टॉक में मतलब एक बहुत सारा माल हमें एक साथ मंगा के रख लेते हैं शॉप में, जब कोई आपको लगता है भी ये माल हमें सस्ते रेटों में मिल रहा है, इसका हमें स्टॉक कर लेना चाहिए। तो स्टॉक का मतलब होता है मतलब एक साथ बहुत सारे माल को हम इकट्ठा करके रख लेना, भी आगे हम फ्यूचर में धीरे धीरे करके इसको सेल करते रहेंगे, उसको स्टॉक कहते हैं। स्टॉक किसी भी सामान गुड्स का किया जाता है, गुड्स मतलब किसी भी प्रकार की आइटम है उस सभी का हम स्टॉक करके अपने गोदाम में रखेंगे, तो उसको हम इसकी एंट्री हम स्टॉक अकाउंट में करेंगे। जो भी हमारे पास सामान का स्टॉक होगा। एसेट्स मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो स्थायी संपत्ति होती है जैसे कुर्सी मेज काउंटर, ये सभी एसेट्स है। इसमें कंप्यूटर है, जैसे कंप्यूटर है मेरा, लैपटॉप है, इसको मैंने परचेज सेल तो करना नहीं है,
अगर परचेज सेल करूँगा फिर तो उसकी एंट्री गुड्स में चली जाएगी। ये एसेट्स है, मतलब स्थायी संपत्ति है हमारी, है तो गुड्स भी, ये एक तरह का मैंने बाई किया था किसी से, पर इसकी एंट्री हम गुड्स में नहीं करेंगे, इसकी एंट्री हम एसेट्स में करेंगे। मतलब स्थायी संपत्ति है, इसको हमने बेचने के लिए नहीं लेकर आए। गुड्स में केवल वही एंट्री करेंगे जो हम खरीदने और बेचने के लिए लेकर आए हैं। जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर आए हैं आइटमें, उसकी एंट्री हम एसेट्स में करेंगे, मतलब स्थायी संपत्ति, जिसको हम ना कभी खरीदेंगे ना कभी बेचेंगे, हम अपने यूज के लिए लेकर आए हैं। जैसे कुर्सी हुआ, कुर्सी मैं अपने पर्सनल अकाउंट के लिए लेकर आया हूँ। एक लैपटॉप है, मैंने पर्सनल अकाउंट के लिए खुद के लिए एक लैपटॉप लेकर आया हूँ, एक प्रिंटिंग मशीन लेकर आया हूँ, उसकी सभी की एंट्री गुड्स में आएगी। उसकी सभी की एंट्री एसेट्स में आएगी। गुड्स में तो वो दूसरी एंट्री आती है ना, जिसको हम माल परचेज सेल करते हैं। लायबिलिटीज मतलब जिम्मेदारी, दायित्व। लायबिलिटीज मतलब दायित्व में इसमें कौन सी एंट्री आएगी? मान लो हमने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए बैंक से लोन ले रखा है, तो उसको हमें चुकाना भी पड़ेगा, उसकी एंट्री लायबिलिटीज में आएगी, मतलब दायित्व, ये हमारा जिम्मेदारी है। फ्यूचर में मान लो आपने किसी से पैसे उधार लिए है, वो हमें आपको वापस करने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल हम समय के अनुसार ब्याज में तो उसको वापस करेंगे, तो उसकी एंट्री लायबिलिटीज मतलब दायित्व, जिम्मेदारी में आएगी इसकी एंट्री। डेबिटर मतलब देनदार। अब लेनदार, देनदार, क्रेडिटर, इनके चक्रों में मत पड़ो, सिंपल शब्दों में याद रखो। अगर किसी से कुछ सामान आ रहा है, सामान आए चाहे पैसा आए चाहे कुछ भी, अगर किसी से आ रहा है वो हमारा क्रेडिटर है, अगर किसी से कुछ जा रहा है वो हमारा डेबिटर है। हिंदी शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, क्यों? हम टैली में जब कंप्लीट एंट्रियाँ इंग्लिश में कर रहे हैं, तो वो लेनदार देनदार के चक्रों में मत पड़ना। आप इंग्लिश में बस जिससे सामान आ रहा है वो हमारा क्रेडिटर है, जिसके पास माल जा रहा है या जिसको हम कुछ दे जा रहा है हमारी तरफ से, हम किसी को कुछ दे रहे हैं, वो इसकी एंट्री हम डेबिटर में करेंगे। क्या होता है, जैसे मान लो मैंने किसी से कोई सामान खरीदा, तो मेरे अपनी तरफ से तो एंट्री क्रेडिटर में कर ली, क्यों? मैं इनसे बाय कर रहा हूँ। पर हमारा क्या होता है, वो जिन्होंने हमें सामान बेचा वो तो हमें डेबिट कर रहा है ना, हम क्रेडिट कर रहे हैं, वो डेबिट कर रहा है। पर इन चक्रों में नहीं पड़ना, वो क्रेडिट करे डेबिट करे, वो अपना हिसाब खुद रखे, अपने को कोई मतलब नहीं, हम अपना हिसाब रखेंगे। हमारे पास कुछ आ रहा है उसकी एंट्री क्रेडिट में करेंगे, हमारे पास कुछ जा रहा है उसकी एंट्री डेबिटर में करेंगे। उसका हिसाब वो खुद रखेगा, उसका वो क्रेडिट है कि डेबिट है, उसका हमें कोई मतलब नहीं। हमारे पास कुछ आएगा वो क्रेडिट है, हमारे पास से कुछ जाएगा वो डेबिट है। अगर हम किसी को पैसे देंगे वो डेबिट है, अगर किसी से पैसे लेंगे क्रेडिट है, अगर किसी को सामान बेचेंगे वो डेबिट है, किसी से सामान खरीदेंगे वो क्रेडिट है। बात ख़त्म। इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, आ रहा है क्रेडिट जा रहा है डेबिट, बात ख़त्म। ये भी आपने समझ लिया, कुछ आ रहा है तो क्रेडिट डेबिट। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। क्या होते हैं बच्चे आजकल इसमें सबसे ज़्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं, सर मैंने बैंक को पैसा दिया, मैंने तो डेबिट किया, उसने क्रेडिट किया, मतलब कुछ आ रहा है क्रेडिट, कुछ जा रहा है डेबिट, बात खत्म। एक्सपेंसेस में आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, इसमें हम खर्चों का हिसाब रखेंगे। जैसे मान लो गाड़ी का किराया, रूम का रेंट, बिजली का बिल, मशीनरी, मजदूरी, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना बिजनेस को बड़ा करने के लिए, उस सभी की एंट्री एक्सपेंसेस में आएगी। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक इनडायरेक्ट। मतलब कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा लगता है जिसमें हम सामान में आइटम में जोड़ के कस्टमर से ले सकते हैं, उसकी एंट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जो हम किसी में जोड़ के, जैसे मान लो किराया भर दिया हमने, कोई एडवर्टाइजमेंट कर दी, उसकी एंट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में करेंगे। आहरण, मान लो कैपिटल अकाउंट है, बिजनेस का मालिक होता है, उसका कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। कैपिटल अकाउंट से जो पैसे आएंगे वो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मालिक अपनी पूंजी लगाएगा, इसके बाद वो कुछ खर्चों के लिए पैसे निकालेगा कैपिटल अकाउंट में। तो जो खर्चे निकालेगा बिजनेस, जैसे बिजनेस का मालिक अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए जो पैसे व्यापार से लेता है, उसकी एंट्री ड्राइंग आहरण में करेंगे। ड्राइंग में वो एंट्रियाँ करेंगे जिसमें मालिक अपने बिजनेस से पैसे निकाल रहा है, उसकी एंट्री ड्राइंग में होएगी। इनकम, आय, इनकम, जैसे मान लो कुछ भी हम परचेज करते हैं, उसको सेल करते हैं, उससे जो इनकम जनरेट होती है उसको हम
इनकम कहते हैं असल में, वो हमारी असली कमाई है। उसमें असली कमाई उसको भी नहीं कह सकते। जैसे हमने मान लो कोई 20 रुपये की आइटम खरीदी, 25 रुपये की हमने सेल कर दी, 5 रुपये हमें प्रॉफिट बचा, वो है तो हमारी इनकम, पर उसको अभी हम इनकम नहीं मानेंगे। इनकम तब मानी जाएगी जब उसमें लाइट, पानी, रेंट सभी खर्चे निकलेंगे। मान लो आपने 5 रुपये कमाए, उसमें भी आपने 2 रुपये अदर खर्चों में निकाल दिए, जैसे लाइट का, दुकान का किराया वगैरह में मान लो, तो आपके पास शुद्ध इनकम कितनी बची? 3 रुपये बचे। तो असली इनकम वो है जो आपकी खर्चे निकालने के बाद बचती है। जैसे ही आप टैली अकाउंट में अपना हिसाब किताब रखोगे, साल के ईयर में आपको टोटल इनकम पता चलेगी। मैंने इतना माल बाय किए, इतना सेल किए, इतना प्रॉफिट हुआ, मैंने अपने लेबर का खर्चा निकालने के बाद, दुकान का रेंट, लाइट पानी का बिल, कोई अदर खर्चा निकालने के बाद जो मेरा आपकी शुद्ध बचेगा ना साल के एंड में, उसको असली इनकम माना जाएगा। भी मैंने बिजनेस में अपने घरेलू खर्च के लिए इतना बचाया है। जो बिजनेस का खर्चा होता है उसको हम घरेलू खर्च में, इनकम में नहीं गिनेंगे। इनकम में बिजनेस के खर्चे निकालने के बाद जो हमारे घरेलू खर्चे के लिए पैसे बचते हैं, उसी को इनकम में गिना जाता है। किसी को सेल मतलब आप किसी को कोई सामान बेच रहे हो, उससे आप चाहे पैसे ले रहे हो, चाहे उसमें बदले में कुछ आइटम ले रहे हो उनसे आप, पर हम जो कुछ बेच रहे हो सभी को हम सेल में गिनेंगे, जिससे हमें इनकम जनरेट हो रही है। मान लो आपने कोई 1000 रुपये की आइटम 1200 में सेल कर रहे हो, आपको 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, चाहे उससे पैसे ले लो 1200 रुपये, चाहे उसको कोई बदले में 1200 मूल्य की कोई अदर आइटम ले लो उनसे, पर आपने जो 1000 में बाई की है उसको 1200 में बेचता, वो 200 रुपये आपका प्रॉफिट ही गिना जाएगा। चाहे आपने उससे बदले में कैश लिया है, चाहे उनसे अन्य सामान लिया है। आपने 1000 की आइटम अगर 1200 में सेल की है तो वो प्रॉफिट में आएगी, मतलब सेल अकाउंट में करेंगी एंट्री इसकी, मतलब हमने इसको बेचा है माल, सेल अकाउंट में जो भी हम सामान सेल करेंगे, बेचेंगे, उसकी एंट्री सेल अकाउंट में करेंगे। परचेज, किसी से कोई सामान खरीदते हो तो उसकी एंट्री परचेज अकाउंट में करेंगे। मान लो आप कुछ भी, मतलब बिजनेस के लिए आप कोई सामान खरीद रहे हो, कुछ भी सामान खरीद रहे हो गुड्स में, मतलब ऑल आइटम, जो भी अपना बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग जो माल आप खरीद रहे हो उस सभी की एंट्री परचेज अकाउंट में की जाएगी। तो ये हमारी इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आज प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। शुभ रात्रि।